प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। आज हम लोग जो 16 जून को प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसकी हम लोगों ने एक प्रॉपर डिस्कशन का तो डाल ही दिया था, लेकिन अब हम लोग खंड वाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन एनालिसिस की जो सीरीज़ है वो लेकर के आए हैं और आज है आपकी पॉलिटी पर। आइए बिना कोई समय गंवाए हुए एक एक प्रश्न को ध्यान से एनालाइज करते हैं। और मेरे पास जो ये क्वेश्चन बुकलेट है वो आपकी डी है, डी बुकलेट का है मेरे पास और उसमें से पीपीटी तैयार की हुई है। क्वेश्चन का क्रमांक नहीं बदला गया है। जो डी बुकलेट है उसमें जो क्वेश्चन का क्रमांक है वही पॉलिटी में हमने यहाँ पर क्रमांक रखा हुआ है। तो आइए पहला प्रश्न है, डी बुकलेट में आपका पहला प्रश्न पॉलिटी से ही था। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1, 2, 3 और 4। तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 82 के तहत संसदीय अधिनियम के माध्यम से, किसके माध्यम से? संसदीय अधिनियम के माध्यम से आपके परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। इसके पास बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है और इसके आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस परिसीमन आयोग का काम क्या है कि जो जनगणना आपकी हो जाती है तो उसके बाद सीटों का समायोजन करना, क्योंकि लोकसभा या विधानसभा में जो सीटों का समायोजन किया गया है वो जनसंख्या के अनुपात में एक रूपता को ध्यान में रखते हुए है। हमारे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आधारतः संघात्मक प्रणाली है लेकिन एकात्मक लक्षणों के साथ। कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या के अनुपात में पूरे भारत में प्रतिनिधित्व को लेकर के एक रूपता होनी चाहिए। तो लोकसभा में भी जनसंख्या के अनुपात में एक रूपता सुनिश्चित की गई है। तो परिसीमन आयोग का जो गठन हुआ संसदीय अधिनियम के माध्यम से वो पहली बार हुआ था 1952 में। आपका संसदीय अधिनियम पारित हुआ था, संसदीय अधिनियम, और इसी वर्ष 1952 में पहला परिसीमन आयोग गठित हुआ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बार ध्यान से आप समझिएगा, 1961 में जनगणना हो गई आपकी, 62 में फिर संसदीय अधिनियम से परिसीमन आयोग का गठन हुआ, लेकिन ध्यान रहे ये अगले वर्ष इसका गठन हुआ था, यानी 1963 में दूसरा परिसीमन आयोग गठित हुआ। फिर 1971 में आपकी जनगणना के आंकड़े आए, तो फिर 1972 में संसद ने अधिनियम पारित किया और इस प्रकार 1973 में आपका तीसरा जो है परिसीमन आयोग का गठन हुआ। लेकिन इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी का यह दृष्टिकोण था कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर के एक रूपता नहीं है पूरे भारत में, अतः एक रूपता प्राप्त करने में हमें समय लगेगा। इसलिए 1971 की जनगणना को फिक्स कर दिया कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही अब लोकसभा और विधानसभा में सीटों का समायोजन होगा। ठीक है, आगे चल करके 84 में संवैधानिक संशोधन 2001 में, ध्यान से आप समझिएगा, फिर हमने इसमें परिवर्तन किया। जो 2000 था उसको बढ़ा करके वर्तमान में 2026 कर दिया है। कहने का मतलब यह हुआ कि 2026 तक तो आपके किस में रहेगा, यानी लोकसभा में 1971 की जनगणना के अनुसार ही सीटों का समायोजन रहेगा, लेकिन विधानसभा के मामले में आंकड़े जो है 2001 कर दिए गए। ध्यान से आप समझिएगा ये। ठीक है, चलिए, तो 2002 में फिर परिसीमन आयोग का गठन हुआ। 2002 में परिसीमन आयोग का, यानी संसदीय अधिनियम पारित किया और 2002 में आपके परिसीमन आयोग का गठन हुआ। यह था आपके चौथी बार। तो अब तक कुल कितने परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं? आपके 4 परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। 5वां परिसीमन आयोग गठित होगा अब आपके 2026 के बाद। अब जो जनगणना होगी, पहले जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद में फिर अनुच्छेद 82 के तहत संसदीय अधिनियम पारित होकर के परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और ये परिसीमन आयोग अब महिलाओं को जो 1/3 आरक्षण देने की जो बात की गई है उस आरक्षण के आधार पर अब ये
चीज़ों को पुनः क्या करेगा, समायोजित करेगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। राइट 92 में संवैधानिक संशोधन, राइट नाउ 2003 के माध्यम से मैथिली वगैरह और भी भाषाओं को शामिल किया गया था इसमें। राइट तो इसमें मैथिली तो नहीं है क्योंकि ये तो 92 2003 के माध्यम से ऐड किया गया था, लेकिन ये तीनों भाषाएं आपकी किससे ऐड की गई हैं, 71 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 1 2 3 सही है। आ जाइए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी पार्टी और उनके नेता का नाम दिया हुआ है। सोशलिस्ट पहला है भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एकदम सही बात है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से मतभेद हो गए इनके, उससे रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके इन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, इनके और भी साथी थे 2-3। राइट तो पहला वाला स्टेटमेंट ये एकदम सही है। सोशलिस्ट पार्टी का गठन है राइट नाउ वो सी राजगोपालाचारी ने नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आचार्य नरेंद्र देव ने इसका गठन किया था, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जब ये गलत हो गया तो गलत ये भी हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया था, सी राजगोपालाचारी ने किया था। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया यूपीएससी ने। राइट कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इसका जो गठन है 1970 के दशक में, राइट ये किसने किया था, जगजीवन राम ने किया था। तो 1 और 3 ऑप्शन सही है। उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं, तो 2 ऑप्शन सही सुमेलित हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क में दी गई हैं। द पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9 क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 9 में पंचायत का प्रावधान है और भाग 9 क में नगर पालिकाओं का। ध्यान दीजिएगा 74वें अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया था। किससे, 74वें संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था और अनुच्छेद 243W में अधिकार और शक्तियों का उल्लेख है, इसलिए यह स्टेटमेंट एकदम सही है। 9 क में ही आता है अनुच्छेद 243W। अब आइए, आपात उपबंध संविधान के 18 में ये भाग में दिए गए हैं, यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और इसमें कौन कौन से हैं, यानी अनुच्छेद 352, 356 और 360, यानी ये हो गया आपका राष्ट्रीय आपात, ये हो गया संवैधानिक तंत्र की विफलता का आपात, और ये हो गया आपका वित्तीय आपात। ये तीनों ही प्रोविजन हैं, ये आपके इसी भाग में दिए हुए हैं। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसमें आता है अकेला एक अनुच्छेद 368। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो तीनों ऑप्शन सही में आंसर इसका हो जाएगा आपका डी। मैंने आपको बताया हमारे पास ये डी बुकलेट को हमने पीपीटी में कन्वर्ट करा दिया है। आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य सूची का विषय है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये संघ सूची का विषय है। किसका, संघ सूची का विषय है। राइट और आई थिंक मुझे लगता है शायद 42वीं एंट्री है इसकी, 42वीं या 52 में से एक होगी। अगर हम उसको देखें प्रॉपरली तो ये अनुसूची आपकी आ जाती है 42, मैंने आपको बताया था ना 42, यानी 42वीं एंट्री पर है। अंतरराज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य सूची का विषय है, तो यह भी गलत है। अंतरराज्यीय प्रवासन है जो इंटर स्टेट माइग्रेशन है, ये आपका संघ सूची का ही विषय है। और ये एंट्री कौन सी है, 81वीं एंट्री, तो ये भी संघ सूची में है, ये भी संघ सूची में है। अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। इंटर स्टेट
क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, इसी को तो आधार बना करके कोविड से निपटे थे भैया, राइट नाउ। तो कोविड में इसी का उपयोग किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। और ये कहां पर है, आपकी 81वीं एंट्री में ही इसका स्थान है, यानी ये दोनों ही 81वीं एंट्री है जो आपकी संघ सूची की, वहां पर ये दोनों विषय दिए हुए हैं संघ सूची में। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये भी आपका किसका है, संघ सूची का विषय है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखें कि संघ सूची में इसका स्थान जो जाता है वो 85 में स्थान पर है। किस पर है, 85 में स्थान पर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। अब देखिए, पुराने आप डिसीजंस को आप छोड़िए, राइट नाउ लेटेस्ट जो डिसीजन है वो 2017 का है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। JS पुत्तास्वामी कुछ नाम है उनका न्यायाधीश का, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में यह फैसला दे दिया है कि अनुच्छेद 21 के तहत ये आएगा। किसके तहत आएगा, अनुच्छेद 21। तो एकदम सही है ये। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ये काफी चर्चा का विषय रही थी। चर्चा का विषय इसलिए रही थी कि आपको पता है पश्चिमी बंगाल की जो सांसद हैं, उन्होंने यानी कोई वित्तीय लाभ वगैरह प्राप्त करने के उद्देश्य से संसद में क्या पूछे थे, प्रश्न पूछे थे, लिहाजा उनके विरुद्ध क्या की गई थी, शिकायत की गई थी। काफी मामला ये चर्चा में रहा था, राइट नाउ, आपको याद आ रहा हो। तो इसलिए यूपीएससी ने ये करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। तो ये आचार समिति है लोकसभा में। अब ध्यान से आप समझिए, आचार समिति का गठन सबसे पहले लोकसभा में किया गया था 1997 में, लेकिन लोकसभा में आचार समिति का गठन जो है वो 2000 में किया गया था, सन 2000 में, राइट नाउ। और बालयोगी हुआ करते थे उस समय, उन्होंने इसका गठन किया था। तो उस समय इसको एक तदर्थ समिति के रूप में इसका गठन हुआ था। किसके रूप में, तदर्थ समिति के रूप में। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सरकार आती है तो 2015 में इसको क्या बना दिया गया, अब स्थायी समिति बना दिया गया है, यानी परमानेंट कमेटी है अब ये, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही हो गया कि प्रारंभ में ये एक तदर्थ समिति थी, इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी। दूसरा, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। अब देखिए, इस मामले में मैं आपको बता दूं व्यवस्था क्या है। व्यवस्था यह है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा सांसद के माध्यम से आरोप लगा सकता है, शिकायत कर सकता है समिति में, लेकिन उसे एक एफिडेविट देना होगा, यह है। और अगर स्वयं लोकसभा का जो सांसद है अगर वो आरोप लगाता है तो उसे एफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं है, इतना लिखा हुआ है। अब ध्यान से आप समझिए, यह कह रहा है केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तो ध्यान से आप समझिएगा कि भाई इसमें एफिडेविट दे करके लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य के माध्यम से आप भी शिकायत कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको शिकायत, आप लोकसभा के सदस्य नहीं हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि किसी सांसद का आचरण मर्यादित नहीं है, राइट नाउ इथिकल नहीं है, तो आप उस पर एक एफिडेविट देंगे और किसी सांसद के माध्यम से ही आरोप लगाएंगे, आप आरोप नहीं लगा सकते। तो अब इस आधार पर हो सकता है यूपीएससी ये कहे कि भैया ठीक है, कोई दूसरा भी आरोप लगाएगा, लेकिन किसके माध्यम से लगाएगा, तो लोकसभा सदस्य के माध्यम से ही। तो इसलिए इस आधार पर इसे सही भी मान सकती है, लेकिन मेजॉरिटी है और मेरा भी मत यही है कि ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया चाहे भले ही एफिडेविट के माध्यम से हो, लेकिन आरोप तो लगाया जा रहा है ना। तो इस वाले प्रश्न को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको 50-50 मान करके चलिएगा कि आपने अगर ये सही लगाया है या गलत, इसको सही माना है या गलत माना है, इसको आप 50-50 में लेकर के चलिए, ठीक है ना। तो आ जाइए, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, नहीं कर सकती, तो यानी ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है, ठीक है। तो 1 और 3 सही हो जाता है, 2 गलत हो जाता है, क्योंकि भले ही एफिडेविट जमा करना हो और लोकसभा सदस्य के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं,
लेकिन फिर भी शिकायत तो आप कर रहे हैं ना। माध्यम कौन हो गया? लोकसभा सदस्य हो गया। एक पक्ष तो ये हुआ, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है, यूपीएससी ये मान सकती है कि भैया भले ही दूसरा दे रहा है तो वो तो एक सूचना हो गई, लेकिन आरोप तो कौन लगा रहा है? लोकसभा सदस्य ही लगा रहा है। इसलिए मैं इसे 50-50 पर छोड़ देता हूं, ठीक है ना। तो 1 और 3 आंसर होगा। क्या होगा? 1 और 3। अब फाइनल तो भैया यूपीएससी है। यूपीएससी क्या मानती है? वो इस तर्क को मान सकती है राइट नाउ, तो अब उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता अगर वो मान सकती है तो ध्यान से आप समझिएगा, ये ऐसा हो सकता है इस मामले में। आ जाइए, आगे का प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? आपको पता ही है कि 9 दिसंबर को, किसको? 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर को फिर कौन बनाए गए थे? 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, ये प्रश्न आपके हिस्ट्री के जो मास्टर हैं वो भी इसे शामिल कर सकते हैं, और पॉलिटी के मास्टर हैं वो भी इसे शामिल कर सकते हैं। ये दोनों की जोन में आता है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो ये कहेंगे भैया हम भी तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाते हैं संविधान का, तो उसमें हम लोग इन अधिनियमों को पढ़ाते हैं, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। हिस्ट्री वाले ये कह सकते हैं भैया हम भी हिस्ट्री में पढ़ाते हैं, तो ये हिस्ट्री का प्रश्न है, तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है। इस प्रश्न को आप हिस्ट्री में भी मान सकते हैं और इस प्रश्न को आप पॉलिटी में भी मान सकते हैं। अब आ जाइए इसके आंसर को लेकर के। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था पहली बार। ये भी क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि पहली बार कब किया गया था, तो 1935 में किया गया था। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन यूपीएससी अलग तरह से पूछती। मैंने कहा ना कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है, कॉन्सेप्ट रिपीट करती है। एक बार इसी पर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भाई अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में क्यों नहीं आया, राइट। तो भाई ये प्रिंसली स्टेट थे, इनको बोल दिया गया था कि भाई आप स्वैच्छिक है आपका इसमें शामिल होना। चूंकि प्रिंसली स्टेट इसमें शामिल नहीं हुए थे, इसलिए अखिल भारतीय संघ का गठन नहीं हो सका था। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। रक्षा और विदेश मामले संघीय विधानमंडल के नियंत्रण में रखे गए। जब भाई केंद्र राज्य, जब अखिल भारतीय संघ की बात करेंगे तो शक्तियों का बंटवारा होगा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, तो वो संघीय सूची हो गई, वो प्रांतीय सूची हो गई, संवर्ती सूची हो गई। अच्छा, जो किसी में शामिल नहीं है वो किसके पास होंगे, तो बोले कि भैया वो वायसराय के पास होंगे। इसमें ये प्रोविजन किया गया। साथ ही चूंकि उपनिवेश था, उन्हें अपने साम्राज्य की सुरक्षा भी तो करनी थी, तो इसलिए रक्षा और विदेशी मामलों पर जो नियंत्रण है वो किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपके वायसराय को। किसको? वायसराय को दिया गया था। बीएल ग्रोवर में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, संवैधानिक विकास वाला जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पर यह मेंशन किया हुआ है। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। तो केवल एक सही है। क्या है? केवल एक सही है। आ जाइए, आगे का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट मे अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन कर सकती है, वो वेरिएशन भी कर सकती है और रिपील भी कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि 31 अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मूलाधिकार था, उस मूलाधिकार को समाप्त कर दिया, रिपील कर दिया और उसे क्या बना दिया आपने उसको, यानी मूलाधिकार की जगह पर आपने उसको विधिक अधिकार बना दिया। तो विधिक अधिकार में क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। तो वेरिएशन में क्या हुआ? अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार बना देना, ये वेरिएशन हो गया आपका, राइट नाउ। कैसे वेरिएशन हुआ, राइट, कि अभी वो क्या था आपका, यानी मूलाधिकार था, मूलाधिकार से आपने विधिक अधिकार बना दिया। अब आ जाइए एडिशन, तो आप जोड़ सकते हैं। अरे भाई आपने 74 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 9 का जोड़ दिया आपने, राइट नाउ। पंचायत राज आपने जोड़ दिया, बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े हैं आपने, राइट। तो आप एडिशन भी कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों ही हैं। तो तीनों में आपका आंसर आ जाएगा डी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 18, यानी मैंने आपको बताया अब 16 से 18 नहीं हो जाएगा, हमने वही क्रमांक रखा है यहां पर जो आपकी बुकलेट डी में दिया हुआ है। बुकलेट डी में
जो क्रमांक दिया है प्रश्न का, उसी क्रमांक को हमने पीपीटी में रखा हुआ है। केवल यह है कि पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया है तो थोड़ा सा इजी हो गया ये। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट? अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। 100% विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। विशेष प्रक्रिया में क्या कहा गया है? विशेष प्रक्रिया में यह कहा गया है, जैसे सामान्य प्रक्रिया यह थी कि विधेयक को पहले आप लोकसभा में भी रख सकते हैं, राज्यसभा में भी रख सकते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती है, दोनों सदनों से को आइडेंटिकली पास होना चाहिए। अगर मतभेद होता है, राइट, मतभेद यानी अगर उसमें उन दोनों के बीच में गतिरोध होता है तो फिर संयुक्त बैठक होगी अनुच्छेद 108 के तहत। इस तरह की बातें सामान्य मामले में निकल करके आती हैं, लेकिन धन विधेयक के मामले में ये सामान्य बातें लागू नहीं होती हैं। उसके लिए अलग से अनुच्छेद जोड़ा है और वो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 109। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब क्या कहा है उसमें? धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे अन्य कोई विधेयक है तो उसे पहले लोकसभा में भी ला सकते हैं, पहले राज्यसभा में ला सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में जिसकी परिभाषा दी गई है, उससे संबंधित कोई विधेयक अगर आएगा तो वो पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, दोनों बातें सही हैं ये, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। तो अस्वीकार भी नहीं कर सकती है, वो केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के अंदर सुझाव दे सकती है। उन सुझावों को मानना और न मानना यह लोकसभा के विवेक पर निर्भर करता है। यह बात अनुच्छेद 109 में ही लिख दी गई है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना ही होगा? नहीं भैया, यह लोकसभा के विवेक पर निर्भर करेगा कि उसके सुझावों को स्वीकार करना है या नहीं करना है। तो यह स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। तो 1, 2, 3 में सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आ जाइए, अगला है पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में एनएफसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन सदस्यों को शामिल किया गया? ठीक है, अब ध्यान से आप समझिएगा। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से 5 जोनल काउंसिल का गठन किया गया था। 1956 में असम जो था, वर्तमान जो 7 राज्य हैं वहां, ये सभी राज्य किसमें थे? असम में शामिल थे। उसको असम ही कहा जाता था केवल। तो इसलिए उसके लिए कोई काउंसिल बनाने का प्रोविजन नहीं किया गया, क्योंकि पूरा एक राज्य है तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्या रह जाती है। लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम जब असम में से अलग अलग राज्य बनाए गए तो फिर राज्यों के बीच कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपने किया था मेन स्ट्रीम में। तो 1971 में सेपरेट पार्लियामेंट एक्ट पास करके आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए आपने काउंसिल का गठन कर दिया। 2002 में फिर उसमें संशोधन किया। उस संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भी उसमें शामिल कर दिया। तो अब वर्तमान में 2002 के बाद उसमें 8 हैं। अब तो 2002 में जो संशोधन किया तो वर्तमान में अब उसमें कितने सदस्य हैं? अब ये कह रहा है एनएफसी एक्ट इन 2002 द काउंसिल कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। अब देखिए, अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हिंदी पढ़ने पर आप आंसर लगाएंगे 1, 2, 3, राइट। लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश से एकदम मैसेज क्लियर हो जाता है कि 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन सही हैं। क्यों? जरा समझ लीजिए इसको। देखिए, यह कह रहा है कि पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना 1971 में की गई। वर्ष 2002 में एनएफसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन सदस्यों को शामिल किया गया? यानी ये कह रहा है कि 2002 में जब संशोधन किया तो उसके बाद किस किस को शामिल किया गया। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। अब जरा इंग्लिश पढ़ लीजिए। इंग्लिश क्या कह रहा है? द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ द एनएफसी एक्ट इन 2002। यानी पहले 1971 में अधिनियम पारित करके इसका गठन किया गया, फिर उसके बाद में कोई संशोधन नहीं हुआ। सब्सिक्वेंट का मतलब है ठीक उसके बाद जो संशोधन हुआ इसमें वो 2002 में हुआ था। ठीक है। द काउंसिल कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। इसका मतलब वर्तमान में ये किस किस को लेकर के गठित होती है, ये है। अब यहां मैसेज ये जा रहा है कि 2002 के माध्यम से जो संशोधन हुआ था उससे कौन कौन थे, तो उसमें तो स्पष्ट तौर पर इन 3 का नाम उल्लेख है। लेकिन भाई पदेन सभापति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में तो पहले से ही आपके गृह मंत्री बैठे हुए हैं यहां पर।
तो इंग्लिश वर्जन से मैसेज क्लियर जाता है, हिंदी वर्जन जो है वो थोड़ा सा यानी भ्रम पैदा कर देता है। तो यहां पर ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो 1 2 3 4 आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आ जाइए 21वें नंबर पर है, डी बुकलेट में 21वां जो क्वेश्चन है वो आपके पॉलिटी से है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 में पारित हुआ ये, राइट। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में, ठीक है। उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 18वीं जो लोकसभा है वो आपके 24 जून 2024 से अस्तित्व में आ चुकी है, ठीक है ना, आ जाएगी 2024 से। अब चूंकि 2026 तक तो आपकी जनगणना यानी सीटों का समायोजन 1971 की जनगणना के अनुसार होगा, तो इसलिए इसमें 300, ध्यान से ऑप्शन 334 का जोड़ करके ये प्रोविजन कर दिया इसमें कि जब 2026 के बाद, अभी नहीं, अब क्या होगा, जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, तो फिर सीटों का समायोजन होगा, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, एक अधिसूचना के माध्यम से इसे लागू करेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब ये 18वीं लोकसभा से तो सवाल ही नहीं उठता है, अब इसकी जो व्यवस्था है वो आपकी 19वीं लोकसभा से आएगी, यानी 2029 में जाकर के। अगर राज्य स्तर पर आप बात करें तो 2017 से ये लागू हो 2027 में लागू हो सकती है, लेकिन उसके लिए पहले जनगणना का होना जरूरी है, बिना जनगणना के कैसे होगा, राइट। तो पहले जनगणना होगी, उसके बाद फिर 82 के तहत क्या होगा, यानी परिसीमन आयोग का गठन होगा, वो सीटों का समायोजन करेगा, देन फिर ये इंप्लीमेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला पॉइंट तो आपका गलत हो गया। दूसरा, ये अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्ष के लिए प्रवर्तन में रहेगा, राइट। तो देखिए, अगर इस लैंग्वेज को आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। अगर इसमें ऑप्शन दिया होता तो ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि 334 का में स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है कि अधिसूचना जारी करने की तारीख से 15 वर्ष होगा, और यह कह रहा है दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग इन एक्ट। तो भैया एक्ट तो ये पहले ही बन चुका है, राइट नाउ सितंबर में ही बन गया आपका, राइट 2023 में। तो 2023 से 15 मतलब 2038, और हम कह रहे हैं कि भैया ये 2029 में जाकर के इंप्लीमेंट होगा, तो 15 वहां से जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस आधार पर तो ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है, क्योंकि ये एनफोर्समेंट से है। लेकिन अब चूंकि ऑप्शन दे दिया है तो अब उसके आधार पर विकल्प आप देखेंगे। तो ध्यान से आप सुनिए, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रबंध है। बिल्कुल बात सही है। 330 में जो पहले से ही आपके लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण दिया हुआ था, उन्हीं में जो महिलाओं की जो होगी वो 1/3 सीटें उसमें रहेंगी। तो ये बात भी इसमें स्पष्ट तौर पर लिख दी गई है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब आ जाइए, अब इस स्टेटमेंट को अगर इसमें ऑप्शन दिया होगा तब तो इसे हम गलत मान लेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या है? तो इसमें केवल 3 तो ऑप्शन दिया नहीं है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 1 2 3। तो 1 2 3 तो होगा नहीं। दूसरा दिया 1 और 2, राइट। तो भैया 3 तो 100% सही है, तो ये भी गलत है। 2 और 3, और फिर दिया 1 और 3, तो 1 तो हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि सी आंसर हो जाएगा इसका। तो ध्यान से आप समझिएगा, ये वैसे स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि एनफोर्समेंट की तारीख से 15 वर्ष है, न कि अधिनियम बनने की तारीख से। ये ध्यान, दोनों में अंतर है। अगर सेम डेट को एनफोर्समेंट हो जाता तो बात अलग थी, लेकिन अब हो सकता है शायद पेपर सेटर का उतना ध्यान न गया हो तो उन्होंने इस तरह से लिख दिया हो, लेकिन ऑप्शन उन्होंने इस तरह से दे दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। इसलिए ध्यान से आप देखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेटमेंट या क्वेश्चन वो गलत होने के बावजूद भी, उसमें मिस्टेक होने के बावजूद भी ऑप्शन फिर वहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो उस ऑप्शन के आधार पर आपको टिक करना है, राइट ना। विकल्प का यही मतलब है कि दिए हुए विकल्पों में कौन सा सही है। पॉइंट की क्लैरिटी है। चलिए, प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किस प्रयोजन से जारी की जाती है? अब देखिए, तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करते हैं, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। अब दोनों मूलाधिकार के मामले में जारी करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट है वो अन्य प्रयोजन के लिए भी कर सकता है।
लेकिन जो ये 5 प्रकार की रिट होती हैं उनमें 2 रिट ऐसी हैं जो न्यायपालिका के बीच जारी होती हैं। उसमें एक है प्रतिषेध और दूसरी है उत्प्रेषण। यानी ऊपर का न्यायालय निचले के न्यायालय से यह कहता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम नहीं करेंगे, ये हो गया आपका प्रतिषेध। और उत्प्रेषण का मतलब है कि अगर उसने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य कर दिया है तो ऊपर का न्यायालय उसे अपने पास उस मैटर को सुनवाई के लिए मंगा लेता है। ठीक, अब आ जाइए इसमें ऑप्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन किया हुआ है ये। किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी कार्रवाई करने से प्रतिषेध नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, संसद विधानसभा, इसका भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो न्यायपालिका के बीच जारी होती है। निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने से मना करना, राइट। सरकार को उसे किसी असंवैधानिक, तो सरकार का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर सी हो जाता है इसका। आ जाइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब आ जाइए आर्टिकल 341 क्या कहता है भैया, ध्यान से आप समझिएगा। 341 ये कहता है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके ये लिस्ट जारी करेगा। फिर 341 की धारा 2 कहती है कि जो राष्ट्रपति द्वारा जो लिस्ट बना दी गई है उस राज्य के लिए, अब उसमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो संसदीय अधिनियम से होगा। तो यहां क्या कह रहा है कि राज्यपाल नहीं भैया, राज्यपाल से परामर्श किया जाता है, लेकिन लिस्ट डिक्लेयर करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अनुच्छेद 341 का क्लॉज 1 कहता है ये, ठीक है। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं कि वह दूसरे राज्य में ऐसा हो। अब चूंकि दूसरे राज्य में भी आपने राज्यपाल से परामर्श करके आपने लिस्ट बनाई है, तो जरूरी नहीं है कि वही वहां का राज्यपाल ये राष्ट्रपति को कहे कि भाई आप इस अनुसूचित जाति को आप अनुसूचित, यानी इस जाति को अनुसूचित जाति में आप शामिल कर लीजिए, ऐसा जनजाति में शामिल कर लीजिए, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं है तो वही बात यहां पर निकल करके आ जाती है। पॉइंट की क्लैरिटी है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। तो एक गलत है, 2 सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 112 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाएंगे, दोनों सदनों में। तो भैया राष्ट्रपति की ओर से प्रस्तुत करेंगे, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदान की मांगें नहीं रखी जा सकती। अनुच्छेद 113 कहता है स्पष्ट तौर पर कि कोई भी जो मांग है, 100 मांगे रखी जाती हैं राइट नाउ बजट के तहत, तो प्रत्येक मांग है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश की जाती है। पहले लोकसभा में ही रखी जाती है, राज्यसभा में नहीं। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखी जाएगी, अदरवाइज नहीं। यह बात अनुच्छेद 113 की धारा 3 में स्पष्ट तौर पर लिख दी गई है। तो यह स्टेटमेंट एकदम सही है। तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब क्या कह रहे हैं? जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, यानी जब लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में लाया गया है, तो ऐसी स्थिति में अब वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। पहली बात अनुच्छेद 96 कहता है। दूसरी बात निकल करके आती है कि अब वो सदन में भाग लेने का अधिकार रखते हैं, वहां अपना मत रखने का अधिकार रखते हैं, ठीक है, बोलने का अधिकार रखते हैं, और जब वोटिंग होगी तो प्रथमतः वोट देने का अधिकार होगा। वैसे उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष को। पॉइंट की क्लैरिटी है। लेकिन जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव होगा तो वो प्रथमतः वोट देने का अधिकारी हो जाता है। तो आ जाइए, वह पीठासीन नहीं होगा, तो यह बात बिल्कुल सही है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, तो यह बात गलत है, बोलने का अधिकार होता है। वह संकल्प प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा, यह भी गलत है भैया, वो प्रथमतः मत देने का अधिकार होगा।
राइट, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल एक सही है। क्या है? केवल एक सही है। और ये बात किस में लिखी हुई है? अनुच्छेद 96 में। आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। अनुच्छेद 107 की धारा 5 में ये बात कही हुई है स्पष्ट तौर पर, ठीक है, आर्टिकल 107 में। अब आ जाइए, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दी है और लोकसभा का विघटन हो जाता है तो व्यपगत हो जाएगा? नहीं होगा भैया, स्पष्ट तौर पर अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है ये बात। और ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 107 में भी ये बात लिखी हुई है कि ये वाली जो कंडीशन है, ये इस वाली कंडीशन में ये लिख दिया है कि सब्जेक्ट टू आर्टिकल 108। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 108 का मतलब ये है कि अगर ये लंबित है और इसी बीच, यानी इसका मतलब गतिरोध पैदा हो गया है, तो गतिरोध पैदा होने की स्थिति में राइट नाउ अगर संयुक्त बैठक की घोषणा कर दी है तो फिर यह व्यपगत नहीं होगा। यह बात अनुच्छेद 107 में लिखी हुई है। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। आ जाइए, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के प्रोरोगेशन के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। यह बात बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। ये राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के कार्य नहीं कर सकते, यानी सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना या लोकसभा का विघटन करना, यह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही होता है। यानी आर्टिकल 85 की धारा 1 का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति, किसके कहने पर? मंत्रिपरिषद के कहने पर। अनुच्छेद 85 की धारा 2 का प्रयोग करेगा तो किसके कहने पर? मंत्रिपरिषद के परामर्श के कहने पर। अनुच्छेद 85 की धारा 2 के तहत काम करेगा तो किसके कहने पर? यानी मंत्रिपरिषद के कहने पर, जिसके प्रधानमंत्री होते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 की धारा 1 कहती है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा, केवल एक बार पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है। तो आ जाइए, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये सामान्य प्रक्रिया ये है कि जैसे सत्र चल रहे हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ने बोल दिया कि एडजर्न साइन डाई, यानी अनिश्चित समय के लिए इसका क्या किया जाता है, यानी स्थगन किया जाता है। ठीक है भैया, स्थगित हो गया 3-4 दिन, उसके बाद फिर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को बोल देती है कि सत्रावसान कर दीजिए, तो सत्रावसान हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सत्रावसान तभी होगा, सत्र चल रहा है तब भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से कह करके सत्रावसान की घोषणा करवा सकती है। तो आ जाइए, सत्र का सत्रावसान सामान्यतः सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है। तो यह बात बिल्कुल सही है, यानी केवल इसी कंडीशन में सत्रावसान नहीं करेंगे, वो सामान्य परिस्थिति में भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ठीक है, असाधारण परिस्थिति कब हो जाती है? जैसे मान लीजिए लोकसभा जैसे असाधारण परिस्थिति क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई मंत्रिपरिषद है, अब उसने क्या किया, विश्वास मत हासिल किया, और विश्वास मत पर चर्चा हुई और विश्वास मत वो प्राप्त नहीं कर पाई। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। अब और कोई सरकार गठन करने की स्थिति में नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भैया लोकसभा को डिसॉल्व भी तो किया जाएगा। तो इस तरह की परिस्थितियों को आप छोड़ दीजिए, तो ये असाधारण प्रकार की परिस्थिति हो गई। अदरवाइज सामान्य परिस्थिति जो भी परिस्थिति है, उनमें मंत्रिपरिषद के कहने पर ही लोकसभा का विघटन किया जाता है। तो यह बात एकदम सही है। तो 2 और 3 सही है, यहां 1 गलत हो जाता है। तो 2 और 3 में आपका सी आंसर है, आपसे सही कथन पूछा हुआ है। आ जाइए, ओके, यानी आपके टोटल मिलाकर के आपकी पॉलिटी से 18 प्रश्न बनते हैं, और जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, अगर उसे आप पॉलिटी में शामिल कर लेते हैं तो 19 प्रश्न बन जाते हैं, और अगर उसे आप हटा देते हैं तो 18 प्रश्न बन जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई विवाद का विषय नहीं है। तो आज पॉलिटी वाला जो डिस्कशन में इतना ही था।
2024 का पेपर था जो 16 जून को हुआ था। डी बुकलेट थी, क्रमांक हमने एज इट इज रख दिया है, जो क्रमांक आपको डी बुकलेट में दिया हुआ है। इसी तरह से फिर आपके सामने हाजिर होंगे आपके दूसरे खंड को लेकर के, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस टेक हो गया, वो सब भी इस तरह से हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आज इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।